शारीरिक चरणों में नमन। और एस्पेक्ट है शारीरिक आपके उद्देश्य को पूरा करें। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कैलकुलस की सहायता से गति के इक्वेशंस को हमें प्रूफ करना होगा। कौन सी गति के इक्वेशन? तो इक्वेशंस होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक ऐसी गति जो समांतर की है, उसके जो समीकरण होते हैं आपने शायद पढ़े होंगे, बताया होगा लास्ट क्लास में। तीन इक्वेशंस होते हैं। गति का पहला समीकरण होता है दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। हमारा सेकंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हमारा तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के तीन समीकरण होते हैं। इसमें आपको जैसे कुछ व्हाट इज द u, व्हाट इज द v, व्हाट इज द a एंड व्हाट इज द s। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु जितने वेग से गति प्रारंभ करता है उसका वेग u कहलाता है। इट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड v इज द वेलोसिटी आफ्टर द टाइम t। t से बाद जो वेग होगा वो v होगा। a इज द एक्सेलरेशन इन द मोशन, गति में त्वरण है। एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम t, t समय में चलेगी दूरी। अब हम तीनों इक्वेशंस को वन बाय वन एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गति का पहला समीकरण लेके चलेंगे, पहला इक्वेशन लेके चलेंगे दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। कैसे प्रूफ करें? इस सबको रफ कर देते हैं। तो देखो आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर टू होता है b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या लिख लेते हैं? त्वरण a स्क्वायर टू b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। b2 माइनस b1 इज द चेंज इन द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन है। और t2 माइनस t1 इज द चेंज इन द टाइम इंटरवल। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में, कैलकुलस की भाषा में इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt। व्हाट इज द dv हियर? dv द चेंज इन द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन है, इन द टाइम इंटरवल dt। जो वस्तु गति कर रही है अगर उसका टाइम इंटरवल dt लेके चले तो dt टाइम इंटरवल में जो भी वेग में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं dv। तो dv हो गया चेंज इन द वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल dt, जिसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में, कैलकुलस की भाषा में हम यूं भी कह सकते हैं dv हमारा हो गया वेग का अवकलन हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। जिससे कहेंगे t के सापेक्ष v का अवकलन। क्योंकि हमें जब कैलकुलस से हमें इसके इक्वेशंस को प्रूफ करना होगा तो हमें ये सेंटेंस ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आपसे पूछे कैलकुलस की लैंग्वेज में बताइए क्या होता है एक्सेलरेशन। तो हमारा आंसर होगा एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वेग का जो अवकलित रूप होता है उसे बोलते हैं त्वरण। तो बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और गति का फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करेंगे। ओके, देन वी हैव टू राइट। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले गति में त्वरण दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt। ऐसा ही तो लिखें। फ्रॉम हियर a to dt इक्वल टू हो जाएगा dv। dv को हम इधर लिख लें
और इस वाले टर्म को राइट साइड में लिख लें, तो dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt। और देखो इक्वेशन पे तो कहीं हमारे डी नहीं आते, लेकिन हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में है ये, तो हमें डी को रिमूव करना होगा, डी को हटाना होगा। और डी को हटाने का जो हमारा तरीका होता है दैट इज द इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशियल फॉर्म को हटाने के लिए हम जो इक्वेशन होता है, जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, उसको हम समाकलित करते हैं। वी हैव टू मेक द इंटीग्रेशन, तो उसका समाकलित करना होगा। तो यहां पर इस इक्वेशन को समाकलित करेंगे तो हमें वी हैव टू राइट द सेंटेंस और इंटीग्रेटिंग, समाकलित करने पर। और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन की हमारी लिमिट्स होती है, दो लिमिट के बीच में हम इंटीग्रेशन करेंगे। एक हमारी लिमिट कहलाती है लोअर लिमिट, एक कहलाती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होता है स्टार्टिंग लिमिट और अपर लिमिट का मतलब होता है लास्ट फाइनल लिमिट। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, देन वी हैव टू मेक द इंटीग्रेशंस बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स। उचित सीमाओं के बीच में समाकलन करेंगे। तो सेंटेंस लिखा हो समाकलन करने पर और ब्रैकेट में लिख देंगे उचित सीमाओं के बीच। अब ये हमारी लिमिट्स क्या होंगी अभी देखेंगे। हमारा इंटीग्रेशन का ये साइड होगा, ध्यान रखिएगा, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, डीवी, यहां पर डीवी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी। अभी हमने यहाँ पे लिमिट्स को अभी यूज नहीं किया है, लिमिट्स को अभी हमने लगाया नहीं है, लेकिन अभी लिमिट्स को हमें यहां पर अपर लिमिट को लोअर लिमिट को भी कंसिडर करना है। लोअर लिमिट को हम यहाँ पे नीचे वाले सिरे पर लगाएंगे, अपर लिमिट को ऊपर वाले सिरे पर। हमारा जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन बोला जाएगा बेग में, हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा टाइम में। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट होगी वो बेग की होगी, यहाँ पर जो लिमिट होगी वो हमारी टाइम की होगी। हमारी बेग की जो लोअर लिमिट होगी, स्टार्टिंग लिमिट होगी वो u होगी और फाइनल लिमिट होगी b। हमारी टाइम की जो स्टार्टिंग लिमिट होगी वो 0 होगी और फाइनल लिमिट होगी t। तो जिसमें हमारा इंटीग्रेशन होता है हमें उसी की लिमिट्स लगानी होती है। यहां पर हमने वेलोसिटी की लिमिट लगा दी, यहां पर हमने टाइम की लिमिट लगा दी। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखो डीवी का इंटीग्रेशन का जो रेंज होगा, डीवी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ से d रिमूव हो जाता है, d हट जाएगा, इंटीग्रेशन से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन बचेगा v। अगर हमारा a नहीं होता, सपोज कर लो a नहीं होता, तो dt का इंटीग्रेशन होता t। लेकिन अब a की वजह से अब हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है तो टाइम पे, लेकिन टाइम से पहले हमारा a लिखा हुआ है, तो क्या a एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन साइन से, इंटीग्रेशन चिन्ह से पहले लिख लेंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन का किसी न किसी रिजल्ट से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले तो हमें चेक करना होगा कि आइदर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से गति कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसकी गति में जो त्वरण है वो एक जैसा है, समान त्वरण है, तो इसका होता है a का मान कांस्टेंट होगा, और जब a का मान कांस्टेंट होगा तो इसे इंटीग्रेशन साइन से पहले लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट, इसको तब हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट u से v dv इक्वल टू a को इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया 0 से t एट dt। ओके, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अभी आपको बताया dv का इंटीग्रेशन हमारा v हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा, और हमारी जो लिमिट होगी वो यहाँ पर ब्रैकेट के यहाँ पर u लिख लेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट, नीचे लिख के लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट, इक्वल टू यहाँ पर a है, dt का इंटीग्रेशन हमारा t हो गया, ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, राइट। उसका लास्ट में बस एक काम हमें ये करना है कि v के प्लेस पर यहाँ पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट,
इसी तरह से टी के प्लेस पर अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट। तो देखो v के प्लेस पर पहले हम v लिखेंगे तो हमारा मिलेगा v माइनस, फिर v के प्लेस पर हम लोअर लिमिट लिखेंगे तो u हो गया इक्वल टू a हमारा ऐसा ही है, फिर t के प्लेस में अपर लिमिट लिखेंगे, ये t हो गया माइनस g। तो फ्रॉम हियर v माइनस u इक्वल टू ये हो जाएगा 80, हम u को उधर ले जाए तो v इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारा गति का पहला समीकरण, सिंपल सा है, टफ नहीं है। तो ये कैलकुलस मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किया। हमने कहां से स्टार्ट किया, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया उसके एक्सेलरेशन से और थर्ड को लिखा a इक्वल टू dv अपॉन dt। इतना लिखने के बाद फिर हमने d2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये लिख लिया a इंटू dt इक्वल टू dv। dv को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो dv इक्वल टू a इंटू dt। फिर d को हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को दोनों साइड्स में हमने प्रॉपर लिमिट्स के बीच में हम इसको इंटीग्रेट किया, दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को। हमने जो dv की लिमिट्स लगाई वो u टू v लगा दी, u और v। हमने dt की जो लिमिट्स लगाई वो 0 से लेकर t तक लगाई, उसका इंटीग्रेशन किया और लास्ट में हमें रिजल्ट मिला v इक्वल टू u प्लस 80। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। हम सेकंड इक्वेशन को कैसे प्रूव करें, इसको रफ कर देते हैं। ओके, हमारा सेकंड इक्वेशन जो मोशन का है, गति का है, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो जो जैसे हमने एक्सेलरेशन को लिखा था कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखा था, a इक्वल टू लिखा था dv अपॉन dt। इन द सेम ऑर्डर वस्तु जो हमारी गति कर रही होती है तो उस गतिमान वस्तु के वेग को अगर आपसे कहें डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखिए, अवकलित फॉर्म में लिखिए वेग को, तो कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पता है वेग चाल किसके बराबर होता है? वेग v इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय अंतराल बिट x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कॉमन फॉर्मूला, इस x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। तो v इक्वल हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और हम लिख सकते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt। अभी जो dx अपॉन dt हो गया, ये भी तुम्हारी डिफरेंशिएट फॉर्म हो गई, ये भी तो हमारा अवकलित रूप हो गया। किसका डिफरेंशिएट फॉर्म है, किसका डिफरेंशिएशन है? तो हम देखें x का तो अवकलन है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। तो देखो हमारा वेग क्या होता है, जो वस्तु गति कर रही होती है उसका किसी भी स्टेट पर, किसी भी क्षण पर अगर हम वेग का इक्वेशन लिखे या वेग को परिभाषित करें तो यो लिख सकते हैं, हम यो कह सकते हैं वेग जो है वो समय के सापेक्ष दूरी का अवकलित रूप है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, ये है t के सापेक्ष x का अवकलन, x का अवकलन। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात बहुत सिंपल से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय के सापेक्ष दूरी का विस्थापन का अवकलित रूप वेग कहलाता है। बात को नोट कर लीजिएगा। तो सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने का यहां स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे v इक्वल टू dx अपॉन dt से। ओके, तो यहां पर इस बात को हम ऊपर लिख लेते हैं, दोबारा से इसको रफ कर देते हैं। ओके, इसको हमने रफ कर दिया और क्या लिखे हम, कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे गति कर रही वस्तु का किसी समय, किसी क्षण लिख सकते हैं, किसी क्षण वेग,
क्षण का होता है इंस्टेंट, किसी भी टाइमिंग पर देखो v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, वही का पर dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v इंटू dt इक्वल टू dx, dx को लेफ्ट साइड में लिख लें, v इंटू dt को राइट साइड में ले जाए, तो dx इक्वल टू हो जाएगा v इंटू dt। अब बात वही, d को अगर हमें रिमूव करना है, d को हटाना है, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा विद द प्रॉपर लिमिट्स, उचित सीमाओं के बीच में समाकलन करने पर। तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस, उचित सीमाओं के बीच समाकलन करने पर। जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन साइड यह dx, लिमिट्स अभी बाद में लगाएंगे, यह इंटीग्रेशन हो जाएगा v इंटू डी टी। लेफ्ट साइड में तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिस्टेंस में है, x में है, राइट साइड में जो हमारा इंटीग्रेशन है वो टाइम में है। तो लेफ्ट साइड में जो हमारी लिमिट लगेगी वो तो डिस्टेंस की लगेगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो हमारी लिमिट्स लगेगी वो टाइम की लगेगी। तो डिस्टेंस की लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी s, टाइम की लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी t। ये हमने लिमिट्स को लगा दिया। फिर इंटीग्रेशन का वही तरीका, अगर आपसे पूछे dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो देखो इंटीग्रेशन के साइन से d कैंसिल हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, सिंपल है। dt का इंटीग्रेशन होगा हमारा t, लेकिन हमने एक बात आपको और बताई होगी, यार dt से पहले हमारा v आ गया। जैसे इससे पहले हम जो इंटीग्रेशन किया था उसमें dt से पहले हमारा एक्सेलरेशन a आया था, तो एक्सेलरेशन a को तो हमने इंटीग्रेशन साइन से पहले ले लिया। क्या हम v को भी इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं? तो हम किस टर्म को इंटीग्रेशन से पहले ला सकते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर किस टर्म को ला सकते हैं? तो आपको बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम उस टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ला पाएंगे जो कांस्टेंट होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे इंटीग्रेशन से पहले नहीं ला पाएंगे। तो उसको हम किसी तरह से एडजस्ट करेंगे या कोई और फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन करने का। तो देखिए सबसे पहले हम b को चेक करते हैं, v द वेलोसिटी। अब गतिमान वस्तु का जो वेग है वो तो कांस्टेंट है नहीं, दैट इज इंक्रीजिंग रेगुलरली, समान रूप से बढ़ रहा है, तो v इज नॉट कांस्टेंट। तो v को हम इंटीग्रेशन से पहले नहीं लिखेंगे। अब b को इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं ला सकते। अब b का इंटीग्रेशन कैसे करें? हमारे इंटीग्रेशन टाइम पे है, हमारे जो फंक्शन है इसको कहेंगे फंक्शन, फलन। हमारा फंक्शन वेलोसिटी में है, इंटीग्रेशन है टाइम में। तो हमें यह करना होगा, इस फंक्शन को हम किसी तरीके से टाइम में बदलें। अब हम वेलोसिटी को टाइम में कैसे बदल सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, हमारा गति का जो पहला समीकरण होता है v इक्वल टू u प्लस at, तो v के प्लेस में हम ये इक्वेशन पुट करें, उसमें टाइम इन्वॉल्व है और हमारा v का टर्म चेंज हो जाए। मतलब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम v के प्लेस में क्या पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से v के प्लेस में पुट करके u प्लस at। तो वी हैव टू राइट हियर, इधर लिख देते हैं, इसको यहां पर कितना रफ कर देते हैं, ओके। और इंटीग्रेशन dx इक्वल टू लिमिट है 0 से s, यहां पर टाइम लिमिट है 0 से t, और v के प्लेस में लिख दिया u प्लस at इंटू dt। आपके दिमाग में एक बात और जा रही होगी, आपके दिमाग में जा रही होगी, हम वेग को टाइम में हम यू भी तो बदल सकते हैं, वेग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, उसमें तो टाइम आ गया। लेकिन इस बात को हम आपको क्लियर कर दें, ये जो फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटे समय अंतराल, ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन के लिए होता है, एक ऐसी उस गति के लिए होता है जिसमें वस्तु समान वेग से गति करती है।
जिसमें बे का मान कांस्टेंट रहे, जिसमें एक्सेलरेशन न हो, एक्सेलरेशन 0 हो, उसके लिए तो हम बे को बदल सकते हैं। बेग बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। उसमें तो वी को ऐसे बदल सकते थे, लेकिन हमारा जो मोशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, समान वेग की गति नहीं है, ये असमान वेग की गति है। Therefore, हम इस यहाँ पे वे को जो बदलेंगे, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से नहीं बदल सकते। हम वी को कैसे बदलेंगे, u प्लस ए टी से। उसका तो हमें क्या काम करना होगा, एक बार dt का मल्टीप्लाई इसमें कर ले, एक बार dt का मल्टीप्लाई इसमें कर ले, और इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लिया, और हमारा ये हो जाएगा लिमिट 0 से s dx इक्वल टू 0 से t u इंटू डी टी प्लस एक बार इंटीग्रेशन और लिख ले 0 से t a t dt a t इंटू डी टी, यही तो बचा। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमारा सिंपल है, लेकिन अभी बाद में करेंगे। तो 0 से s dx इक्वल टू, इसमें देखो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है, जब t बराबर 0 होता है, उस समय उसका जो वेग होता है वो u होगा, और u को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, बिकॉज वस्तु का वेग तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक वेग रहा होगा दैट वाज द कांस्टेंट। तो u हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले आएगा। हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले आएगा, t नहीं आएगा। तो u को पहले लिख लेते हैं, लिमिट होगी 0 से t dt प्लस ये को हमने बाहर कर लिया, लिमिट है 0 से t t dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट हो गई 0 से s, उसी तरीके से लिखा आपने। फिर हमारा u तो है, dt का इंटीग्रेशन हमारा t हो गया, लिमिट हो गई 0 से t। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा a जो इंटीग्रेशन से बाहर है, जो इंटीग्रेशन से बाहर होते उसके इंटीग्रेशन नहीं करते। अब हमें करना है इंटीग्रेशन t का। देखो अगर ये t नहीं होता तो dt का इंटीग्रेशन होता हमारा t, लेकिन इस t की वजह से हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, एक नया फार्मूला होगा इंटीग्रेशन का, और वो ये होगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। अगर इंटीग्रेशन लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन x टू द पावर 8 इंटू dx, मतलब हमारा समाकलन है वो x में है, और हमारा जो फंक्शन है वो x का ही है, और x की पावर n के फॉर्म का है। मतलब हमारे जो इंटीग्रेशन होते हैं उसके रेट्स अलग अलग होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन किस तरह का है। हमारा ये जो फंक्शन है x का, उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट का फंक्शन, घात का फंक्शन है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका रिजल्ट होता है x की पावर जो n है, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1, एक पावर जुड़ जाएगी अपोन में n प्लस 1, ये रिजल्ट होगा x की पावर n के इंटीग्रेशन का। n कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी प्लस पावर हो सकती है, कोई भी माइनस पावर हो सकती है, कोई पावर फ्रैक्शन की बटे की भी हो सकती है। बस n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो ये रिजल्ट यहाँ पर नहीं लग पाएगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब n की प्लस -1 लेके चलेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, और जब कोई चीज बटे में 0 होती है तो पूरा आंसर आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो ये फॉर्मूला केवल तब के लिए होगा जब एक तो हमारा x की पावर n की फॉर्म हो, और n की वैल्यू -1 के बराबर न हो, कोई भी नेगेटिव हो -1 के अलावा, कोई भी प्लस पावर हो, सब में फॉलो करेगा। तो देखो इस रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे लेके चलेंगे, तो यहाँ पर t की पावर 1 मानी जाएगी, और जब यहाँ पर t की पावर 1 मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो इंटीग्रेशन होगा। तो लिख लेते हैं t की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1, लिमिट होगी 0 से t। हमारा ये dt भी रिमूव हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन भी रिमूव हो जाएगा। हमारा ये dx नहीं लिखना, इंटीग्रेशन नहीं लिखना, x की पावर n का हमारा इंटीग्रेशन ये लिखना है सिर्फ। तो इस बेस पर हमने t का इंटीग्रेशन किया, और t का इंटीग्रेशन क्या है, t की पावर है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1,
बट हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो हम वही काम, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, एस के प्लेस पे लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे लिखेंगे एस माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पर यू जगह टी माइनस 0 प्लस यहाँ पर ए, ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो एक बार टी के प्लेस पर टी लिखेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। टी के प्लेस पर 0 भी तो लिखता है लोअर लिमिट, तो 0 का टर्म तो हट ही जाएगा, तो यहाँ से ये 0 हटेगा, तो एस पर 2 हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, जरा आप देख लो, यहाँ से ये 0 हट गया, ये 0 हटा, ये 0 भी तो हट गया, तो जो बचा वो क्या इक्वेशन है, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फाइनली हमारा तीसरा इक्वेशन और है, उसको आप प्रूफ कर लेते हैं, इस सबको रफ कर दे। ओके, हमारा तीसरा इक्वेशन कौन सा है गति का, तो वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस सबको हमने पहले रफ किया और यहां पर हमने इक्वेशन लिखा, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन की स्टार्टिंग कहां से करें, पहले वाले इक्वेशन को जब हमने प्रूफ किया था तो स्टार्टिंग की थी एक्सेलरेशन से, हमने लिखा था a इक्वल टू dv अपॉन dt। सेकंड इक्वेशन को प्रूफ किया तो हमने स्टार्टिंग की थी वेलोसिटी से, उसको लिखा v इक्वल टू dx अपॉन dt। हम जब थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे तो वो स्टार्टिंग फिर दोबारा से जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन की थी वैसे ही करेंगे। टुवर्ड्स एक्सेलरेशन, तो वी हैव टू राइट गति में टुवर्ड a इक्वल टू dv अपॉन dt। ओके, और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जो dv अपॉन dt इसको यूं लिख ले dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt। कोई इफेक्ट तो नहीं है, हमने एक dx नीचे ले आए, एक dx ऊपर, कैंसिल ही तो हो जाएगा, लेकिन करना नहीं है, हमने जानबूझ के लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे इक्वेशन थर्ड में हमारा टाइम का कोई फंक्शन है नहीं, टाइम नहीं है, जबकि यहाँ पे टाइम आ रहा था, तो हम यहाँ पे चेंज करने के लिए इसको ऐसा लिखा, हम ये लिख लिया dv अपॉन dx इनटू dx अपॉन dt। और देखो dx अपॉन जो dt होगा वो किसी डिस्टेंट पर किसी समय वेग को तो रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं वो v कैन राइट इसके प्लेस पर, तो यार a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इनटू वेग v, या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। ओके, dx अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन और a इनटू dx इसका टू v इनटू dv, डी वाले टर्म को पीछे लिखते, साइड को चेंज कर ले, इसको इधर ले आए, तो v इनटू dv इसका टू a इनटू dx। इंटीग्रेशन कर ले विद इन प्रॉपर लिमिट्स, और इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, उचित सीमाओं के बीच समाकलन कर दो। यहां पे देखो इंटीग्रेशन a इंटू dx, यहां पे इंटीग्रेशन v इंटू dv। अब हम लिमिट्स किसके लगाएंगे, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो x पे है, तो लिमिट होगी हमारी डिस्टेंस की 0 से s। ये हमारा इंटीग्रेशन वेलोसिटी में है, तो लिमिट हो जाएगी u से v, v की लिमिट होगी, लिमिट से लगाना बहुत आसान, उसका इंटीग्रेशन भी आसान होगा। अब देखो dx से पहले हमारा a है, a इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो a को हम इस इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन dx, लिमिट है 0 से s इक्वल टू। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेग v है, अब आपके दिमाग में जा रहा होगा इक्वेशन सेकंड में हमने v को रिप्लेस किया था, हमने लिखा था v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे,
यह इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी तो वेग में है और यही वेग का टर्म है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट होगी हमारी u से v इंटू डी, ओके, v इंटू डी। इसको यहां पर रफ कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं, दोबारा स्थान ले रहे हैं यहां पर a इंटीग्रेशन dx, लिमिट है 0 से s इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन है v इंटू डी, लिमिट है हमारी u टू v। अब देखो x का जो dx इंटीग्रेशन होगा वो x हो गया, लिमिट होगी 0 से s। यहां पे देखो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v का इंटीग्रेशन तो v की पावर 1 है, एक्सपोनेंट की तरह से करेंगे और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गई u टू v, ओके। और फिर लास्ट का पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, तो a इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e स्क्वायर अपॉन, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फाइनली यहां से 0 हट जाएगा, तो ax इक्वल टू, आप यहां से क्या कर सकते हो, हाफ ओवर ले लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो e स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, फ्रॉम हियर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण। तो हमारे इक्वेशंस थे मोशन के जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म से हमको सॉल्व किए, ज्यादा टफ नहीं, सिंपल से यू कैन डू। थैंक्स अ लॉट।